अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? सेकेंड ईयर केमिस्ट्री वालों, ठीक ठाक हो? बेटा अपना ख्याल रखें। जिस तरह के मामला चल रहे हैं, जो हालात चल रहे हैं, सेहत ऑब्वियसली सबसे पहले है। अगर सेहत होगी तो ही इंशाल्लाह ताला आप पढ़ भी अच्छा सकेंगे और इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में अपना और अपने वालिदैन के लिए कुछ कर सकेंगे। सेहत आपको पता है बेसिक चीज़ है। तो बिल्कुल इसी मकसद के लिए आपको इदारा भी इसमें फैसिलिटेट कर रहा है कि आपको घर से बाहर ना निकलना पड़े, कम अज़ कम पढ़ने के लिए। तो इसीलिए आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं आपकी, और इंशाल्लाह टेस्ट का भी मामला चलेगा। बल्कि आपका अभी करीब 2 चैप्टर तो ख़त्म हो चुके हैं आपके, तो इंशाल्लाह ताला टेस्ट आपका कोई अरेंज करते हैं, इसमें टेस्ट का भी अरेंजमेंट होगी। तो इसलिए आप लोग घर पे रहें और अपना ख्याल रखें, बाकी दिल लगा के पढ़ते रहें। मुझे कुछ बच्चों ने रब्ता भी किया था, जो कुछ मामला थे, जो कन्फ्यूजन थी, तो ऑब्वियसली अगर इस किस्म का कोई मसला है तो आप उसमें कंफर्म कर सकते हैं, क्लैरिफाई कर सकते हैं चीज़ों को। ओके बेटा, लास्ट टाइम हमने अब 3rd चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। एक नज़र पिछले चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक था हमारा, उसको एक नज़र देख लेते हैं। क्या था जनाब? वो आपने उसमें जिप्सम और लाइम के बारे में पढ़ा था। 2 चीज़ें थी, और जिप्सम और लाइम की आपने 2 चीज़ें पढ़ी थी। बेसिकली चीज़ें भी 2 थी और इनके बारे में आपने पढ़ी भी 2 बातें थी। एक आपने पढ़ा था कि इनका रोल क्या है एग्रीकल्चर में, और दूसरी बात आपने पढ़ी थी कि इनका रोल क्या है इंडस्ट्री में। ऐसे ही जो सेकंड लास्ट लेक्चर था उसके अंदर आपका जिप्सम कवर हो गया था, और उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे, मैंने आपको मार्क करवा दिए थे, साथ में अंडरलाइन करवा दिए थे। उनको अच्छे तरीके से याद कर लें। और ऑब्वियसली ये बात आपको पता है कि आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन का पूरा जो कंपाइल करके आपके नोट्स में लिख दिए गए हैं, तो ऑब्वियसली आप वो वहाँ से भी कर सकते हैं। आप एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन भी करें, एक्सरसाइज के MCQs भी करें, और उसके बाद जो आपका जो लास्ट में हैं जो एडिशनल क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी और आपके MCQs भी, उनको भी ज़रूर कंसिडर करें, क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि आपने 85 स्कोर टारगेट करना है, नॉट लेस देन 85। तो इंशाल्लाह ताला बाकी मेहनत करें, बाकी अल्लाह करीम इंशाल्लाह ताला जितना हो सकेगा। अच्छा जी, लास्ट टाइम बेटा लाइम का एग्रीकल्चर में यूज़ ये हमने देख लिया था जनरली कि कैल्शियम का क्या इस्तेमाल होता है। एक बड़ा अहम इस्तेमाल जो था कैल्शियम ऑक्साइड का लाइम का, वो था उसको सॉइल की जो एसिडिटी थी उसको ख़त्म करने के लिए। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, इनको जहन में रखें। अब उसके बाद जनाब अली प्लांट ग्रोथ में उसका फंक्शन था, सिंपल सी बातें हैं, पता है आपको वो। उसके बाद था इंडस्ट्री में क्या इस्तेमाल था। इंडस्ट्री में जो जनरल इस्तेमाल हैं वो तो हैं, उसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन जो अराइज हो रहा था लाइम मोटर वाला, वो एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था, उसने पूछा हुआ बोर्ड में कई बार। और उसके बाद फिर कैल्शियम कार्बाइड की बात हुई थी, और यहाँ पे आपका हुआ था टॉपिक क्लोज। अब हमने जनाब उसके बाद शुरू कर दिया था चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में हमने देखा था कि अब 2 ग्रुप डिस्कस होने हैं इस चैप्टर के अंदर। एक आपका ग्रुप नंबर 3 और एक ग्रुप नंबर 4, ग्रुप 3A और ग्रुप 4A। याद है ना ये बातें? ये बातें अब पता होनी चाहिए, और रिवाइज करने का मकसद यही होता है कि याद होती जाएं और जहन में रखते जाएं। ग्रुप 3A और ग्रुप 4A ये डिस्कस होने हैं। इसमें हम मेनली सारे एलिमेंट्स को ऑब्वियसली नहीं डिस्कस किया जाता, वही यूज़ किए जाते हैं, वही डिस्कस किए जाते हैं जो आपके लेवल पे इंपॉर्टेंट हैं, जो इंडस्ट्री के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं, जिनका सोशली इकोनॉमिकली कोई इंपॉर्टेंस है, वही डिस्कस किए जाते हैं। अदरवाइज सारे ऑब्वियसली नहीं किए जाते। तो यहाँ पे ग्रुप 3A के एलिमेंट्स ज़रा एक लम्हे के लिए अपने दिल में और अपनी ज़ुबान पे ज़रा दोहरा लें। कौन कौन से हैं? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। तो 4 ग्रुप का मैंने अभी नहीं करवाया आपको, वो भी करवा दूंगा इसके बाद। अच्छा जी, हमने जनाब ग्रुप 3 में जो मेन एलिमेंट्स डिस्कस करने हैं ना, अब ग्रुप 3 के एलिमेंट्स तो 5 है ना, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। इनमें जो मेन जो डिस्कस होंगे वो होंगे बोरोन और एल्यूमिनियम। इनके बारे में हम ज़रा तफसील से देखेंगे इनको। बाकी गैलियम, इंडियम और थेलियम को एज सच डिस्कस नहीं किया जाएगा।
अच्छा, ट्रेंड्स पे आए ज़रा, जनरल डिस्कशंस पे आ जाए। पहले चैप्टर की जो शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ के हवाले से कोई बात हो सकती है, या वैसी जनरली जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब बातें होती बेसिकली रिपीट ही हैं, लेकिन विद द स्लाइट चेंजेस, विद द स्लाइट एक्सेप्शंस। पेज नंबर 37 पे हूँ मैं आपके टेक्स्ट बुक के। मैंने आपको इसका जो शुरू का पैराग्राफ है, इस पर मैंने थोड़ी सी बात की थी लास्ट टाइम कि अब ये जो ग्रुप है ना, ग्रुप 3, इसमें सारे एलिमेंट्स आपके मेटल्स हैं, मास वाय बोरोन के। किसके? बोरोन के। बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थीलियम, ये 5 है ना। बोरोन आपका इसमें नॉन मेटल है और बाकी ये सारे के सारे मेटल है। अब क्या मुझे ये बात रिपीट करने की ज़रूरत है कि मैं इनको मेटल क्यों कह रहा हूँ या मैं इसको नॉन मेटल क्यों कह रहा हूँ? ये बातें बड़ी बार हो चुकी हैं और एक बार फिर दोबारा दोहरा देता हूँ। वैसे जब मैंने ये बात कही है तो आपके जहन में लॉजिकली ये शॉर्ट क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट खुद से अराइज हो जाना चाहिए। अब जहन में आपके खुद से रिपीट बात हो जानी चाहिए। मेटल्स क्या होती हैं? मेटल्स वो हैं जो कि इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर सकती हैं, जो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज़ कर सकती हैं, जो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ कर सकती हैं। मेटल्स, जो स्पीशी, जो एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव इजीली रिलीज़ नहीं कर सकती, उसको कहेंगे कि ये क्या है? नॉन मेटल। अब मैं जब ये कह रहा हूँ कि बोरोन इसमें नॉन मेटल है, तो इट मीन्स कि बोरोन अपना इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज़ नहीं कर रहा। एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थीलियम, ये सारे, ये चारों मेटल हैं। इसका मतलब है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज़ कर रहे हैं। तो आपको ये बात पता है कि टॉप टू बॉटम जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो मेटालिक ट्रेंड क्या हो रहा होता है? मेटालिक ट्रेंड इंक्रीज़ हो रहा होता है। हमने बात शुरू में पहले चैप्टर में पढ़ी है कि टॉप टू बॉटम क्या हो रहा था? एटॉमिक साइज इंक्रीज, उसके बाद जो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी है, IE लिख लेते हैं इसको, IE या IP लिख लेते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है? आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद फिर आपका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो रहा है? वो भी टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे साइज बढ़ता जा रहा है, न्यूक्लियर चार्ज कम होता जा रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना आसान होता जा रहा है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना, इलेक्ट्रॉन एटम इजीली अपना इलेक्ट्रॉन अगर लूज़ करता जा रहा है और इजीली उसकी जो फिजिबिलिटी है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की वो बढ़ती जा रही है, ये करैक्टर उसका बढ़ता जा रहा है कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सके। इसका मतलब है कि वो इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स द इंक्रीजिंग मेटालिक करैक्टर। तो मेटालिक करैक्टर टॉप टू बॉटम क्या होता है? इंक्रीज हो रहा होता है। अच्छा जी, अब इसमें बोरोन जो है नॉन मेटल है और एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थीलियम क्या है? मेटल्स हैं। बोरोन नॉन मेटल अगर है तो इन्हीं बातों को जहन में रख के क्या ये बात बताई जा सकती है कि बोरोन नॉन मेटल क्यों है? बिल्कुल ऐसा ही। क्यों? बोरोन का एटॉमिक साइज इन सब में सबसे छोटा, इन सब में बोरोन का साइज सबसे छोटा। अच्छा जी, न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब है सबसे ऊपर वाले के पास न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा हो। हाई न्यूक्लियर चार्ज, इसके लिए मैं कहूँगा एटॉमिक साइज स्मॉल, न्यूक्लियर चार्ज हाई। तो पुत्र जब न्यूक्लियर चार्ज हायर है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। इट मीन्स कि इट इज़ नॉट ईजी कि आप उससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा सकें। तो जब आप उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना आसान नहीं है, नॉन मेटल। क्लियर होगी बात? ये जनरल डिस्कशन होगी इसके बारे में। उसके बाद ये देखें ज़रा, द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। इसका जो एटॉमिक साइज में है ना इंक्रीज, जो टॉप टू बॉटम जब हम नीचे आते हैं तो ये कोई बहुत रेगुलर नहीं रहता,
बहुत एक ख़ास ट्रेंड के साथ नहीं बढ़ता। उसकी वजह ये है कि जब आप एल्युमिनियम से नीचे आते हैं गैलियम में, तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो इसकी वजह से इसका ट्रेंड बहुत कोई रेगुलर नहीं रहता। लेकिन ओवरऑल जब हम देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि इसका ट्रेंड वही है, टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजिंग। अच्छा, ये बात इसने यहाँ पे लिख दी है, ये बात शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछ सकता है। पेज नंबर 37 के ऊपर जो पैराग्राफ है लास्ट वाला, उसकी सेकंड लास्ट लाइन देखें, द इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज इज नॉट रेगुलर इन दिस ग्रुप, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन हैवियर मेंबर विच हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट देन S&P इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज पे आए ज़रा। पेज नंबर 38 के ऊपर एक छोटी सी मिस्टेक है, मेरे पास तो है ये, आप इसको देख लें अगर आपके पास करेक्ट है तो, वरना इसको करेक्ट कर लें। पेज नंबर 38 के ऊपर ये जो टेबल बनाया हुआ है इसने एल्युमिनियम का एटॉमिक साइज 14.3 लिखा हुआ है। 14.3 नहीं है, ये 143 है, यहाँ पे पॉइंट नहीं आना। तो आप देख सकते हैं कि एटॉमिक साइज का ट्रेंड क्या है। बोरोन 85 पिकोमीटर, एल्युमिनियम 143 पिकोमीटर, फिर गैलियम 135, ये थोड़े से चेंजिंग है, और फिर 167 और 170। तो ओवरऑल ट्रेंड वही है, लेकिन स्लाइटली इरेगुलरिटी उसके अंदर मौजूद है। बाकी सारी चीज़ें वही हैं। आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ हो रही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ हो रही है, बाकी सारी बातें वही हैं। ठीक हो गया। अब आ जाएँ इसकी अकरेंस के ऊपर, और हम इसमें मेनली जो डिस्कस करेंगे वो ओब्वियसली बोरोन और एल्युमिनियम डिस्कस करेंगे। बेटा जो बोरोन है ना, ये अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा नहीं पाया जाता, अबंडेंट नहीं है, ज़्यादा नहीं पाया जाता ये। लेकिन इसके कुछ कंपाउंड हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं और इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं, तो उसकी वजह से हम इसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे है आपका एल्युमिनियम। एल्युमिनियम बड़ा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। एल्युमिनियम की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, एल्युमिनियम के यूज़ के हवाले से, और फिर सबसे बड़ी बात एल्युमिनियम के अर्थ क्रस्ट में पाए जाने के हवाले से, इसकी अबंडेंस के लिहाज से। एल्युमिनियम जो है ये अर्थ क्रस्ट में तीसरे नंबर पे पाया जाने वाला एलिमेंट है। तीसरे नंबर पे अबंडेंसी है इसकी। सबसे पहले नंबर पे अगर मैं यहाँ पे अबंडेंसी इन अर्थ क्रस्ट, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये बात वो MCQs में पूछ सकता है, और उसने पूछा भी हुआ है। सबसे पहले सबसे जो हाईएस्ट अबंडेंसी है वो है ऑक्सीजन की। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? फिर ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, और उसके बाद तीसरे नंबर पे है एल्युमिनियम। ठीक हो गया। तो ये बात वो पूछ सकता है डिफरेंट तरीके से कि जी मुझे ये बताएं कि जी एल्युमिनियम कौन से नंबर पे पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में, इसकी अबंडेंसी क्या है। एल्युमिनियम का पूछ सकता है, सिलिकॉन का पूछ सकता है, ऑक्सीजन का पूछ सकता है, या वैसे बाय नंबर पूछ सकता है कि जी इनका रेशो क्या बनती है, इनका तरीक़ाकार, इनका जो पूरा एक सीक्वेंस है वो क्या बनता है। तो वो ये लिखा भी हुआ इसने पेज नंबर 38 के ऊपर, जो अबंडेंसी है, अकरेंस है, इसके ऊपर सेकंड या थर्ड पैराग्राफ है, इसके अंदर देख लें। अच्छा जी, उसके बाद बेटा ये जो एल्यूमिनोसिलिकेट्स के नाम से पाया जाता है, इनके जो कंपाउंड होते हैं ना बोरोन के भी एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होते हैं, यानी कि इसमें एल्यूमिनियम भी है, उसमें सिलिका भी है, उसमें ऑक्सीजन भी है। और इसके बाद जो लास्ट के एलिमेंट थे हमारे पास गैलियम, थेलियम और इंडियम और थेलियम, ये ज़्यादातर नहीं पाए जाते, ये अर्थ क्रस्ट में बहुत रेयर हैं, बहुत कम पाए जाते हैं। अच्छा जी, और ख़ास तौर पे ये जो इनकी जो अबंडेंसी है वो कम भी है, और फिर दूसरी बात ये है कि इनको जब कोई केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में एज बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, बाय प्रोडक्ट के तौर पे बन रहे होते हैं। ये लास्ट लाइन में लिखा भी हुआ है उसने। अच्छा जी, उसके बाद बेटा अब इम्पोर्टेंट जो बात है ना वो हैं आपकी मिनरल्स और आपकी ओर्स। पेज नंबर 38 के ऊपर ही 2 टेबल नीचे बने हुए हैं टेक्स्ट बुक के ऊपर। मैंने आपको पहले भी लास्ट लेक्चर में भी, लास्ट चैप्टर में भी, जब हमने मिनरल इसकी पढ़ी थी, मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि ये मिनरल आपकी इम्पोर्टेंट हैं। तो ये मिनरल्स आपने विद फार्मूला, विद नेम, और ख़ास तौर पे ये बात कि जी कौन सी मिनरल कौन से एलिमेंट की, इस लिहाज से आपने इसको याद कर लेना है। ओके बेटा, तो
अच्छा, इसकी मिनरल्स ये स्टार्ट करने से पहले आप ज़रा एक बार मुझे जो सेकंड चैप्टर की थी मिनरल्स, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप की, उन पे तो एक दफ़ा नज़र मारें दोबारा और उसको रिवाइज़ करें, क्योंकि आपको अंदाज़ा ख़ुद भी हो गया होगा कि याद तो आप ये कर लेंगे लेकिन इसको याद रखना भी एक काम है। तो आप ज़रा तशरीफ़ लाएं, ज़रा वापस पेज नंबर है आपका जनाब टेक्स्ट बुक का 22 22 नंबर पेज पे आएँ ज़रा, और इस पे एक नज़र देखें इन मिनरल्स को और इसको रिवाइज़ करें ज़रा एक बार जल्दी से। यहाँ पे वीडियो को चाहे पॉज कर लें, स्टॉप कर लें इसको, यहाँ इसको एक दफ़ा रिवाइज़ करें। रिवाइज़ करना इसको बड़ा ज़रूरी है, वरना ये आपको मिक्सअप हो जाएंगी, आपको ये भूल जाएंगी सारी। इसको देख लें ज़रा एक नज़र, शाबाश। अच्छा जी, उसके बाद बेटा यहाँ पे मुझे एक बच्चे का फ़ोन आया था, वो कह रहे थे कि इसका सर आपने इसकी जो अक्रेंस ऑफ अल्कली मेटल्स है या अक्रेंस ऑफ ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, इसको बहुत डिटेल से नहीं बताया। तो पुत्र आपको पता है ये बात कि आपका जो पेपर होता है उसमें बेसिकली 3 तरह की चीज़ें होती हैं। या तो कुछ चीज़ें आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तो तैयार करनी होती हैं, कुछ चीज़ें आपको शॉर्ट के लिए तैयार करनी होती हैं, कुछ चीज़ें वो मुमकिन है आपको MCQs में पूछ ले, और कुछ चीज़ें हो सकता है आपके एंटी टेस्ट से रिलेटेड हो जाएं। यही 3-4 ऑप्शन है ना आपके पास। तो इनके लिहाज से हम जब पढ़ा रहे होते हैं जब पढ़ रहे होते हैं तो आपको पता है कि उसमें चीज़ों की ऑटोमेटिकली एक डिवीजन हो जाती है कि कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिनके ऊपर बोर्ड ने कभी नज़र भी नहीं डाली होती। तो इसके अंदर ये जो आपका पेज नंबर 22 के ऊपर जो आपकी हैं मिनरल्स और इसकी अक्रेंस, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ मेनली आपकी मिनरल्स हैं। तो ये मिनरल्स शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, ये मिनरल्स MCQs में भी पूछ सकता है, किसी भी तरह से पूछ सकता है, इसलिए ये आपको याद करवाई जा रही है। बाकी ये जो इसकी अक्रेंस का पैराग्राफ लिखा हुआ है इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी ख़ास, तो आप इसको एक नज़र देख लें, इसको एक नज़र पढ़ लें और बाकी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, इसमें कोई मसला नहीं है। उसके बाद पेज नंबर 38 पर ज़रा वापस तशरीफ़ लाएँ। आज की जो मिनरल्स हैं हमारी, इनको एक बार आपके सामने पढ़ देता हूँ तो ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन का कोई मसला ना हो। बाकी याद आपने इसको खुद करना है। फिर इसको मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने दोनों तरीक़ों से याद करना है। आपने इसका फार्मूला भी याद करना है, मिसाल के तौर पे वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि जी टिंकल का फार्मूला क्या होता है, कोलेमेनाइट का फार्मूला क्या होता है, वो आपसे ये दोनों चीज़ों का फार्मूला भी पूछ सकता है। और आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि ये बताएं कि जी टिंकल किसकी ओर है। आपसे MCQs में ये बात भी पूछ सकता है कि टिंकल किसकी ओर है, बताएं जी पोटाशियम की है, बोरॉन की है, एल्यूमिनियम की है या सिलिकॉन की है, किसी भी कोई 4 ऑप्शन दे सकता है। इसलिए ये बातें आपने दोनों तरीके से याद करनी है, इसके नाम और फार्मूले अपने भी, और ये भी याद रखना कि ये किसकी ओर है। और ये भी हो सकता है वो आपको कह दे कि जी पोटाशियम की कोई सी 2 ओर्स के नाम बताएं, सोडियम की 2 ओर्स के नाम बताएं। ठीक हो गया बेटा, हर तरह से क्वेश्चन इसका आ सकता है। अच्छा, एक बात, दूसरी बात ये कि ये जो चैप्टर आपका 3rd चैप्टर, ये बोर्ड में इस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन आया करता है, बोर्ड में इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। तो फ़िलहाल स्कीम चूँकि अनाउंस नहीं है, लेकिन इससे पहले आया नहीं करता इसमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन का आपकी पेयरिंग होती है वो पहले और दूसरे चैप्टर की होती है। और इस बार जो 2020 में पेपर होने थे इसमें पहले और चौथे चैप्टर की पेयरिंग थी, तो इसलिए 3rd चैप्टर में से ये शॉर्ट क्वेश्चन ही दिया करता है। इसको फिर इस हवाले से तैयार करें आप। देखें जी जनाब, ज़रा सबसे पहले बोरॉन की और देखें, बोरेक्स और टिंकल 2 नाम है इसके, बोरेक्स और टिंकल दोनों नाम से पूछ सकता है। उसके बाद कोलेमेनाइट, उसके बाद ऑर्थोबोरिक एसिड। इसके बाद बेटा देखें ज़रा नेक्स्ट वाली है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में फेल्ड्स्पार, मीका का दूसरा नाम मुस्कोवाइट। उसके बाद काउलिन का दूसरा नाम क्ले, बड़ी कॉमन है, क्वेश्चन है ये, शॉर्ट क्वेश्चन इसने पूछा हुआ है। क्ले के नाम से भी, काउलिन के नाम से भी, दोनों नामों से याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट है कोरंडम, फिर है एमरल्ड, जिप्साइट, बॉक्साइट के नाम से आप वाकिफ़ होंगे, आपने बॉक्साइट का नाम सुना होगा, एल्यूमिनियम की फेमस और है, जिससे बॉक्साइट से एल्यूमिनियम की जो मेटलर्जी की जाती है और एल्यूमिनियम को हासिल भी किया जाता है।
उसके बाद है क्रायोलाइट, इंपॉर्टेंट हो रहा है, इस्तेमाल होती है। उसके बाद है डायस्पोर। इनके नाम मैंने आपके सामने बोल दिए हैं और आपने इनको फार्मूला समेत अब याद कर लेना। यहाँ पे इसका मामला ख़त्म हुआ अकरेंस का और जनरल डिस्कशंस का और ओर्स का। अब हम बाकायदा चैप्टर की तरफ आते हैं, बाकायदा चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें वो है पैक्युलर बिहेवियर। मैंने आपसे गुजारिश पहले की थी कि आपके जो इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं इसमें हर जो पहला टॉपिक हुआ करेगा ना वो यही हुआ करेगा कि जी पैक्युलर बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। पैक्युलर बिहेवियर क्या है कि पहला एलिमेंट ग्रुप के बाकी एलिमेंट से डिफरेंट हुआ करता है। हमने ये बात देखी, हमने ये बात खुद नहीं बनाई। केमिस्ट्री बेसिकली सारी की सारी आप कह लें कि इंसान का इसमें कमाल कम है और ये सारा तख्लीक करदा अल्लाह के ही है। ये सारे एलिमेंट्स तख्लीक करदा अल्लाह के ही। हम तो सिर्फ इसको आइडेंटिफाई करते हैं, हम तो सिर्फ इसमें इसको ढूंढते हैं, इसको डिस्कवर करते हैं और इसको पहचानने और जानने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज है तो सारी ये नेचुरली। तो जो बोरॉन है ये भी अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स से मुख्तलिफ रवैया रखता है। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिसमें ये अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स से मुख्तलिफ रवैया रखता है। हम एक नज़र इसको देखेंगे कि ये क्या मुख्तलिफ रवैया रखता है और इसकी रीज़न्स क्या क्या हैं। इसी बात को हम कहते हैं पैक्युलर बिहेवियर। क्या कहते हैं इसको? पैक्युलर बिहेवियर। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इंपॉर्टेंट है ये बात भी, और इसने पूछा भी हुआ शॉर्ट क्वेश्चन में कि पैक्युलर बिहेवियर ऑफ बोरॉन क्या है। पैक्युलर बिहेवियर ऑफ बोरॉन। हाँ जी, सबसे पहली बात कि इसकी रीज़न क्या है, इसका पैक्युलर बिहेवियर होने की वजह क्या है, क्यों डिफरेंट है अपने बाकी एलिमेंट से, अपने ही ग्रुप के बाकी एलिमेंट से इसका रवैया मुख्तलिफ क्यों है। तो इसकी रीज़न वही क्या, एक स्मॉल साइज स्मॉलेस्ट है इसका ऑब्वियसली। उसके बाद दूसरी हाई न्यूक्लियर चार्ज, और जब हाई न्यूक्लियर चार्ज है तो आपकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा हो जाएगी, हाई आयनाइजेशन एनर्जी। स्मॉल साइज, हाई न्यूक्लियर चार्ज और हाई आयनाइजेशन एनर्जी। देखें ज़रा, सबसे पहले पेज नंबर 38 में आए पैक्युलर बिहेवियर में। ये रीज़न्स हैं बेटा जिनकी वजह से इसका पैक्युलर बिहेवियर हम पढ़ते हैं बोरॉन का। ये डिफरेंट है अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट से। अब आ जाए इसके पैक्युलर बिहेवियर के ऊपर। सबसे पहले आप पेज नंबर 38 पे आ जाए ज़रा, जहाँ पे लिखा हुआ है, और मैं आपके सामने इसमें से पढ़ भी देता हूँ। ये करीब 5 पॉइंट इसने लिखे हुए हैं, कोई 2-3 पॉइंट में एक्स्ट्रा आपको बता दूंगा, और बाकी ये सारी बातें इस तरह से जहन में रख लें। कम से कम 4-5 पॉइंट आपके जहन में होने चाहिए अगर वो पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है तो। हाँ जी, पैक्युलर बिहेवियर में है क्या। सबसे पहली बात अभी उसका जिक्र हुआ है, क्या, बोरॉन नॉन मेटल है और इस ग्रुप के बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हैं, मेटल्स। पैक्युलर बिहेवियर हो गया। ये तफसील से डिस्कस हो चुका है कि बोरॉन जब ये खुद नॉन मेटल है तो इसकी रीज़न क्या है, उसका स्मॉलर साइज़, उसकी जो हाई न्यूक्लियर चार्ज और उसकी हाई आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक हो गया बेटा। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट देखें ज़रा। कहता है कि जी इट इज़ द ओनली एलिमेंट विद लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल
विच इज नॉट अ मेटल। इसका मतलब क्या है? पहले ग्रुप के एलिमेंट्स में उसके आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ग्रुप 1 की बात करूं तो इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने? एक। ये मैंने आपको बताया हुआ पहले कि जितना जिसका ग्रुप नंबर है उतना उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। जितना जिसका ग्रुप नंबर है उतने उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन। ग्रुप नंबर 1 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 1, ग्रुप नंबर 2 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में 2, ग्रुप नंबर 3 इलेक्ट्रॉन्स 3। ऐसे अब हम ये पढ़ रहे हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, तो ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट हैं? ग्रुप नंबर 3 के। कौन से के? ग्रुप नंबर 3। तो जब इसकी बात करते हैं तो बोरोन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 5। तो ये कितना बन गया? 1s2 2s2 2p1। वैलेंस शेल कौन हुआ? 2। तो 2 के अंदर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने? 3। ठीक हो गया। वैलेंस शेल तो इसमें 2 है ना, ये तो इसके सब शेल हैं। S और P तो इसका क्या है? सब शेल है। तो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3। इसी तरह ग्रुप नंबर 4 हो तो उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4। अच्छा, ये कह रहा है कि ये वाहिद एलिमेंट है जिसके इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में 4 से कम है और ये नॉन मेटल है। ये बात ये कैसे कह रहा है? ग्रुप नंबर 1 के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 1। ग्रुप नंबर 1 का नाम क्या है? अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स, मेटल्स मतलब मेटल। ग्रुप नंबर 2 का नाम क्या है? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, मेटल है वो। इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 1, इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 2। इसके बाद जब ग्रुप नंबर 3 पे आते हैं इसको बोरोन फैमिली भी कहते हैं। ग्रुप नंबर 3 को बोरोन फैमिली भी कहते हैं। जो पहला एलिमेंट होता है उसके नाम पे रख दिया जाता है। जैसे जनरल नाम आपको पता है कि ग्रुप नंबर 1 का जनरल नाम अल्कली मेटल, ग्रुप नंबर 2 का नाम अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इसी तरह ग्रुप नंबर 3 को बोरोन फैमिली कह देते हैं, ग्रुप नंबर 4 को कार्बन फैमिली कह देते हैं, उसके बाद नाइट्रोजन फैमिली कह देते हैं। इस तरह से भी इनके नाम। अच्छा जी, अल्कली मेटल्स के इलेक्ट्रॉन 1, अल्कलाइन अर्थ मेटल के इलेक्ट्रॉन 2, ग्रुप नंबर 3 के बोरोन फैमिली के इलेक्ट्रॉन 3, ग्रुप नंबर 4 के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां तक 3 तक, तो ये सारी क्या है? ग्रुप नंबर 1 क्या है? सारी की सारी मेटल। ऊपर से शुरू हो जाएं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, मेटल। नेक्स्ट भी बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, सारी की सारी क्या है? मेटल। अब जब मैं आता हूँ ग्रुप नंबर 3 के ऊपर, तो बोरोन इसमें क्या है? नॉन मेटल। अच्छा, इसको ज़रा साइड पे रखें। बाकी कौन कौन है? एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, सारी की सारी क्या है? मेटल। ये कह रहा है कि ग्रुप नंबर 4 के अलावा, ग्रुप नंबर 4 के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कहता है कि ग्रुप नंबर 4 के अलावा या उससे कम जो पहले 3 ग्रुप हैं, उन तीनों ग्रुप्स में ये वाहिद एलिमेंट है जो कि नॉन मेटल है। बाकी सारी क्या है? मेटल्स। मैंने आपके सामने सबका नाम लेके भी बता दिया, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से भी बता दी। ग्रुप नंबर 1 क्या है? मेटल। ग्रुप नंबर 2 सारे क्या है? मेटल। ग्रुप नंबर 3 क्या है? इसमें बोरोन के अलावा बाकी सारे मेटल। तो आगे तो ग्रुप नंबर 4 आ गया। इसका मतलब है कि ग्रुप नंबर 4 से पीछे तक, यानी कि इसकी बात क्या है कि इट इज़ द ओनली एलिमेंट विद लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, यानी कि ये वाहिद एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 4 से कम है, लेकिन ये नॉन मेटल है। क्यों? इसके अलावा इन तीनों ग्रुप्स के सारे एलिमेंट्स मेटल है। ये वाहिद एलिमेंट है इन तीनों ग्रुप्स में जो कि नॉन मेटल है। और वो पीछे इसके आगे जो बात कर रहा है कि जी लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन, लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि कार्बन फैमिली से पीछे पीछे। कार्बन फैमिली में तो आगे नॉन मेटल आ ही नहीं है ना,
कार्बन भी नॉन मेटल है, सिलिकॉन वगैरह मेटलॉइड की तरफ आ जाता है। तो उससे पहले तीनों ग्रुप्स में ये वाहिद एलिमेंट है जो कि नॉन मेटल है। क्लियर हो गया बेटा? अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आए जरा। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है 39 पेज पे आए, कहता है कि बोरॉन ऑलवेज यूजेस all the three of its valence shell electrons for bonding purpose and its common oxidation state is +3 and -3। इसके कहने का मतलब ये है कि जो बोरॉन है ना, ये अपने तीनों इलेक्ट्रॉन्स यूज करता है आउटर मोस्ट शेल के 1s2, 2s2 और 2p1। अगर आपको याद हो तो आपने अपने फर्स्ट ईयर के 6 चैप्टर में आपने VBT वेस्पर ये पढ़ी थी, थीरीज पढ़ी थी, MOT भी पढ़ी थी। तो उसमें आपने, उसके बाद आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी, sp3, sp2, sp हाइब्रिडाइजेशन, सारी कुछ आपने पढ़ा था। उसमें आपने ये देखा था कि वहाँ पे BF3 का जो कंपाउंड था, BF3 के कंपाउंड वहाँ पे डिस्कस हुआ था। ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करवा के लाया जाता है P के अंदर। बोरॉन इस एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा के ले आता है किसके अंदर? P के अंदर। अगर इसको ओपन करके लिखूँ तो Px, 2py और 2pz है। तो जब इस एक इलेक्ट्रॉन को जंप करवा के यहाँ पे लाएगा तो अब क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन 2px में हो गया, एक इलेक्ट्रॉन 2py में हो गया, और यहाँ पे क्या रह गया पीछे? एक। इसका मतलब है कि बोरॉन 3 बॉन्ड्स बना सकता है। तो बोरॉन 3 बॉन्ड ही मोस्टली बना रहा होता है। इसकी वैलेंसी मोस्टली 3 ही होती है, +3 होती है मोस्टली। 1 एक इलेक्ट्रॉन ये s में, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला, इसीलिए ये कंपाउंड BF3 बना रहा होता है। वहाँ पे आपने इसकी शेप भी पूरी पड़ी हुई है। तो ये कंपाउंड BF3 क्यों बना रहा है? क्योंकि बोरॉन 3 बॉन्ड्स बना सकता है। इसकी कैपेबिलिटी कितनी है? 3 बॉन्ड की। इसीलिए फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही होती है मोस्टली। लेकिन सम टाइम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है। कुछ कंपाउंड्स में -3 भी है, कुछ कंपाउंड में -5 के करीब भी जाती है। लेकिन आपकी बुक में चूंकि उसने सिर्फ +3 और -3 का जिक्र किया हुआ है, तो आपने इसको +3 और -3 ही बताना। वरना -5 का भी कंपाउंड होता है एक, वो है Al3 बोरॉन कार्बाइड, यूं करके ये बना। अब इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ज़रा निकालने आप, ये फॉर इंफॉर्मेशन आपके, कि बोरॉन यहाँ पे अब कंपाउंड कितनी बना रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे इसकी हो जाएगी एल्यूमिनियम की होगी +9 मैंने कैसे निकाली है? एल्यूमिनियम, एक एल्यूमिनियम की +3 और 3 है तो +9 होगी। तो +9 होगी तो कार्बन की कितनी होगी? -4 और इसकी कितनी होगी? -5। बोरॉन की -5 होगी। तो बहरहाल, लेकिन चूंकि उसने आपकी बुक में बताया हुआ +3 का और -3 का, तो हम इसको वहीं तक रखेंगे। आप इसमें यही लिखेंगे कि बोरॉन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरी करती है बिटवीन द +3 एंड -3। ये पॉइंट आप इसको बता देंगे कि जी बोरॉन ऑलवेज यूजेस ऑल द 3 इलेक्ट्रॉन ऑफ इट्स वैलेंस शेल फॉर द बॉन्डिंग पर्पसेस, एंड इसका जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 और -3। ठीक हो गया बेटा, यहाँ तक इसको रखें। यहाँ तक आपके 3 पॉइंट हो चुके हैं, और आपके शुरू की जो अकरेंस था वो हो गया, और पेकुलर बिहेवियर के 3 पॉइंट हो गए। बाकी इंशाल्लाह ताला इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक मुकम्मल तौर पे याद कर लें, ये मैंने आपको बता दिया है कि इस चैप्टर को आपने जो मेनली तैयार करना है वो शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs के लिए तैयार करना है। एक MCQs इसमें से आया करता है, तो आपने इसको मेनली इसलिए तैयार करना है। बाकी इसमें जो भी कोई चेंजेस होंगी विद द स्कीम, विद द टाइम, जो भी चीज़ें होंगी वो आपको कन्वे कर दी जाएंगी। अपना ख्याल रखें, आराम करें और दिल लगा के साथ में मेहनत करें और उसको याद करते रहें। ओके बेटा, गुड लक।